डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। अभी अभी जेन जी के लड़ाई में एक बड़ी विजय हासिल हुई है और जंतर मंतर से निकला हुआ यह आंदोलन एक ग्लोबल अपील करने लगा। देश ही नहीं, दुनिया भर की तमाम शहरों पर जेन जी के आंदोलन के प्रति लोगों की सहानुभूति उमड़ पड़ी। जेन जी के लीडर्स को हमारी बधाई हो। इस आंदोलन को समझने की जरूरत है, खास तौर से उन्हें जो किसी न किसी रूप में आंदोलनों से जुड़े रहते हैं या फ्यूचर में किसी न किसी तरह का वैचारिक हो या स्ट्रीट पर आंदोलन करने वाले होंगे या ऐसे आंदोलनों में शामिल होंगे। यह आंदोलन किसके खिलाफ था? क्या मात्र एक शिक्षा मंत्री के, या क्या मात्र बीजेपी सरकार के विरुद्ध, या इसका गहरा दायरा थोड़ा व्यापक है जिस पर हम सभी का या ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जा पाया है। इस आंदोलन में जो लोग इंस्टाग्राम को ठीक से देख रहे होंगे या सोशल मीडिया पर होंगे, उन्हें कुछ अद्भुत घटनाएं देखने को मिली होंगी। असम के एक मंत्री की बेटी ने इस आंदोलन में शामिल हो गई। कम से कम 3 यंग लेडीज, जिनको कह सकते हैं बड़े घरों की, बड़े घरों का मतलब सवर्ण समाज की, इलीट समाज की लेडीज ने घर से बताए बगैर आंदोलन पर चली आई। तब इनके पेरेंट्स को मालूम हुआ। एक गृहिणी दिल्ली से अपने पति से झगड़ा कर चली आई और इसमें कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता या पूरा परिवार बीजेपी में संलग्न है, अंधभक्त किस्म के लोग हैं। तो उनके बच्चे, इस तरह के दर्जनों एग्जाम्पल होंगे, उनकी एनालिसिस या उन पर रिसर्च होना अभी बाकी है। तो ऐसा क्या है कि जेन जी अपने पेरेंट्स के खिलाफ बगावत कर रही है? और क्या मात्र यह आंदोलन नीट एग्जाम्स में रिपीटेड लीक के खिलाफ में था, या ओवरऑल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो डिक्लाइन हो रहा है वह भी एक फैक्टर है, अनएम्प्लॉयमेंट एक फैक्टर है, और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, चाहे वह इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वह जुडिशरी हो, चाहे वह प्रधानमंत्री कार्यालय हो, चाहे वह विश्वविद्यालय हो और सेंसस का ऑफिस हो, ये चारों तरफ जो अफरा तफरी मची है, संस्थाओं का जो पतन होना शुरू हुआ है और बच्चों को अपने फ्यूचर की चिंता होने लगी है। मैंने जैसा कि पहले भी कहा था, स्कूली बच्चे नारे लगा रहे हैं और नारे तो इस इंटेंसिटी के साथ लगा रहे हैं और जो उनकी लैंग्वेज है उसको कम से कम मैं यहाँ पर दोहरा नहीं सकता, पर यही जेन जी की
काबिलियत है और शायद जिनके खिलाफ आंदोलन चल रहा था वह इसी भाषा को समझ सकते थे। खैर, मैं और आगे बढ़ता हूं। ये जेन जी क्या है आप सब जानते ही हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि जिनका जन्म 1997 और 2012 के बीच हुआ है, यानी जो 14 साल से 19 साल की उम्र में आते हैं, उनको जेन जी कहा जाता है। अब जेन जी के कुछ सदस्य अगर पेरेंट्स के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, अगर एक स्कूली बच्ची ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ बगावत किया, जो समृद्ध समाज से आते हैं, जो सवर्ण समाज से या अपर कास्ट से आते हैं, एक बच्ची ने या एक बच्चे ने अगर विद्रोह किया है पेरेंट्स के खिलाफ, तो शायद 1000 ने विद्रोह करने की सोचा होगा, पर किन्हीं न किन्हीं वजहों से नहीं कर पाए। जैसे कि इंटरकास्ट मैरिजेज में की डिबेट में यह बात होती है कि अगर एक गैर दलित लड़की किसी दलित लड़के से प्रेम विवाह कर लिया भाग करके और उन दोनों का कत्ल हो जाता है, फिर भी उसी एरिया से कोई और लड़की दलित लड़के के साथ चली जाती है और शादी कर लेती है, तो शायद ऐसा सैकड़ों लड़कियों ने सोचा हो। यह डिस्कोर्स का एक आर्गुमेंट, डिस्कोर्स में यह एक आर्गुमेंट है। तो जनरल जेन जी अपने पेरेंट्स के खिलाफ एक विद्रोह कर रही है, और वो पेरेंट्स जो पूरी तरह से बीजेपी में डूबे हुए हैं। तो हम क्या यह कह सकते हैं कि बच्चे और पेरेंट्स, बच्चे तो हो गए जेन जी जिन्होंने यह विद्रोह जंतर मंतर पर किया था और जिसका सपोर्ट पूरी दुनिया में मिला। इनके जो पेरेंट्स हैं उनका भी कोई नाम है? अगर जेन जी एक नाम है तो जी हाँ, उन्हें बोलते हैं जेन एक्स। जेन एक्स पेरेंट्स के लिए है। जेन एक्स जो है, जिनका जन्म 1965 और 1980 के बीच हुआ है, यानी जो 61 से 46 वर्ष के उम्र के हैं। एक और जनरेशन है जिस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसको कहते हैं अल्फा, जेन अल्फा, यानी जिनका जन्म 2010 से 2025 के बीच हुआ है, यानी 16 से 1 वर्ष की उम्र की एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है। तो जेन जी और जेन एक्स यानी बच्चे और उनके पेरेंट्स दोनों अपर कास्ट के हैं। सामान्यतया में यह कन्फ्लिक्ट क्या है, जैसा कि मेरा अपना खुद का ऑब्जर्वेशन है और बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनका ये मानना है कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना मेरे गुणों में से एक है। तो जनरल एक जेन एक्स जो है यानी पेरेंट्स को मैं देखता हूं कि वह लखनऊ के उस दशहरी आम की तरह है जो बहुत ज़्यादा पक गए हैं। जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं और जो दशहरी आम के बारे में जानते हैं, दशहरी आम थोड़ा अधिक पक गया है और उसको आप अगर ओपन करें उसके स्किन को, तो अंदर एकदम सब पिलपिला दिखाई पड़ता है और लगभग लाल या पिंक कलर का। फिर अगर ध्यान दें तो पिलपिले दशहरी में कुछ कुछ सफ़ेद रंग के कीड़े आपको दिखाई पड़ सकते हैं। यह अक्सर होता है। आप अभी दशहरी का सीजन जा रहा है लेकिन मार्केट से कभी
कोई आम आजकल खरीद करके आप टेस्ट कर सकते हैं जो थोड़ा ज़्यादा पक गया हो। तो जो जनरेशन एक्स है, यानी जो पेरेंट्स हैं, मैं एक तुलना यह क्यों दे रहा हूं कि आम की तरह यह पक गए हैं और सफ़ेद सफ़ेद कीड़े निकल उसमें पड़ गए हैं। लोग कहते हैं अरे इसमें कीड़े पड़ गए, इस आम को फेंक दो। तो यह वही अपर कास्ट की जनरेशन है जो कांग्रेस के समय जाप पाई, और कांग्रेस समय के रिटायरमेंट का जो पेंशन का सिस्टम है उस पेंशन का लाभ लेते हैं, और सुबह पार्क में वॉकिंग के लिए जाते हैं, पर वॉकिंग के बगैर जगह जगह ग्रुप में बैठ जाते हैं। और ये जो जनरेशन है अपर कास्ट की, जेन एक्स, एकदम पक गई है और इनमें कीड़े पड़ गए हैं। यह मैं केवल एक मेटाफर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक मुहावरा बता रहा हूँ। अगर इनके कपड़े उतारे जाएं तो उसमें कीड़े की जगह अधिकतर, मतलब 70% या 60% कह सकते हैं, अधिकतर के बदन पर कपड़ों के नीचे जनेऊ होगा, उपनयन जिसको बोलते हैं, यानी 3 धागे होते हैं। और यह 3 धागे जो हैं इनको ईस्टर्न यूपी में 3 तगहवा भी बोलते हैं, जिनका जन्म जो है दोबारा होता है। एक बार माँ की पेट से होता है, एक बार अपने यज्ञोपवीत जो है सेरेमनी होती है उसमें होता है। और जो जनेऊ पहनते हैं इस बात के चांस ज़्यादा हैं, एकदम यूनिवर्सल हम नहीं कह सकते हैं, कि जो जनेऊ पहनते हैं वो जाति पाति और अतीत में के प्रति ज़्यादा नॉस्टैल्जिक होते हैं, यानी कि इनको अतीत लगता है मिस कर रहा है इनके जीवन से। अतीत में अगर अतीत की बात करें तो मेरे बचपन में जो भी अपर कास्ट का व्यक्ति है, अपवाद हो सकते हैं, जिसके पास 1 बीघा भी खेत था ईस्टर्न यूपी में या मेरे गांव में या मेरे गांव के आसपास, तो उसने भी हलवाहा कर रखा था, यानी somebody will till their land। वो खुद अपने हाथ से अपना हल नहीं चलाते। हल की मुठिया पकड़ना भी एक पाप है उनके लिए, शायद कहीं शास्त्रों में लिखा होगा। यह शास्त्र सम्मत नहीं है कि अगर आप जनेऊ पहने हैं तो आप अपने हाथ से कोई फिजिकल श्रम नहीं करेंगे। और यहाँ तक कि एक कहावत है हमारे यहाँ, सोने की कुदाल क्या मिट्टी खोदने के लिए बनी है। एक बहुत महान पत्रकार हुआ करते हैं, विभांश दिव्याल उनका नाम है। जब मैंने उनसे यह सवाल पूछा अपनी किताब लिखते समय कि सोने की कुदाल, यह मुहावरा सुना है क्या, तो दिव्याल जी राष्ट्रीय सहारा के संपादक थे, और राष्ट्रीय सहारा में हस्तक्षेप एक सप्लीमेंट है, उसके इन्वेंटर हैं वही, और दलितों को लिखने का उन्होंने बहुत मौका दिया। इसलिए मैं उनको महान पत्रकार कहता हूँ, चंदन मित्रा के की ही तरह। तो दिव्याल जी से मैंने कहा, क्या आपने सोने की कुदाल की कहावत कभी सुनी है? अगर सुनी है तो इसका क्या मतलब है? तो दिव्याल जी जोर से हंसे और उन्होंने कहा कि वह इंग्लिश से MA आगरा विश्वविद्यालय से किए थे, पर उनका रुझान हिंदी साहित्य की तरफ आ गया, और उन्होंने एक उपन्यास की लिखा, अपने अपने पिंजरे, या कुछ इस तरह से उसका नाम है, जो हिट हो गया था। तो वह दिल्ली आए जॉब की तलाश में। वह इंग्लिश लिटरेचर में जॉब या कैरियर नहीं बनाना चाहते थे, हिंदी साहित्य में वो आना चाहते थे। तो एक बहुत महान पत्रकार या साहित्यकार राजेंद्र यादव साहब हुआ करते थे, जो हंस पत्रिका के संपादक थे। उनके यहाँ वह जॉब मांगने गए। तो राजेंद्र यादव जी मेरे घर भी आ चुके हैं, उनका सम्मान किया हमने डिनर पर बहुत सारे साहित्यकारों के सामने। तो
जब दिव्याल जी की सीवी उन्होंने देखी, वो एक छोटे से पेपर पर अपना लिख रखा था उन्होंने, तो दिव्याल जी को तो मालूम था हाँ इस नाम से एक उपन्यास फेमस हुआ है, तो क्या जवाब दूं मैं तुम्हें। दिव्याल जी का कहना है कि यादव जी ने कहा क्या जवाब आपको दूं। वहीं पर एक बहुत बड़े साहित्यकार हिंदी के कोई सिंह साहब थे, शायद मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, तो यादव जी ने कहा कि चलो आप विज्ञापन देखो, यहाँ पर विज्ञापन ढूंढने का काम करना होगा और तुम्हारी एक सैलरी होगी। तो सिंह साहब बैठे बैठे वो उनको बड़ा अजीब लगा, उन्होंने कहा अरे राजेंद्र साहब, क्या सोने की कुदाल मिट्टी खोदने के लिए बनी है? तो द्विज समाज जो जनेऊ पहने हैं उन्हें कुदाल से या फावड़े से खेत खोदने की परमिशन नहीं थी, शास्त्र इसकी परमिशन नहीं देते हैं। किस शास्त्र में लिखा है ऐसा, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो जो द्विजों में जो जनरेशन एक्स है, जिसका रूरल बैकग्राउंड है, जिसके पास किसी आम की बाग में 10 या 15 पेड़ थे, या खुद की आम की बाग थी, जिसके पास 2 हलवाहे हुआ करते थे, जिसके घर पर मजदूर लेडीज आती थी रोपनी या हार्वेस्टिंग करके और अपने आंचल में अनाज लेकर जाती थी, लोग मांगने वाले आते थे, गाना गाने वाले आते थे, उनको वह कुछ अनाज दे दिया करते थे। तो एक तरह से अपने गांव में एक छोटे मोटे राजा एम्प्लॉयर की उनका अनुभव रहा है। उन लोग आकर उनको बाबू साहब कहते थे। तो ये जो जेन एक्स है, इसमें बहुत भारी संख्या में लोगों का अतीत के प्रति बहुत ही एक दिमाग में एक नॉस्टैल्जिया है कि काश वह अतीत आ जाता। इसका मतलब यह भी हुआ कि जाति व्यवस्था के प्रति उनकी एक नॉस्टैल्जिया है, क्योंकि जाति व्यवस्था में जो गांव में ज़्यादा स्ट्रांगली ऑपरेट करती थी, उनके बहुत सारे प्रिविलेजेस थे। तो जो संघ परिवार पर ही सबकी उंगली जाती है। संघ परिवार ने पिछले 100 सालों में धीरे धीरे इस विचार को फैलाती रही कि जाति व्यवस्था जा रही है, जाति व्यवस्था खत्म हो रही है, चतुर्वर्णा ऑर्डर केवल एक सोशल व्यवस्था नहीं है, यही हमारा धर्म है, जाति नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे। तो धीरे धीरे और फिर बाद में इधर 10-15 सालों में वह बहुत विचार उस तरह का बहुत तेज हो गया। तो यह जनरेशन एक्स है, इसको यह उम्मीद बनी थी कि बीजेपी की सरकार संविधान चेंज करेगी, बीजेपी की सरकार आरक्षण समाप्त करेगी, बीजेपी की सरकार अब्दुल की चूड़ी टाइट करेगी और भारत को एक महान देश बना देगी। यह आपको याद रखना चाहिए, जाति व्यवस्था के साथ भारत कभी भी महान देश नहीं बन सकता है। और विदेशों में तो जब से उदारीकरण आया है तो दलितों की बात विदेशों में भी गई है। दलित इंटेलेक्चुअल्स ने, दलित राइटर्स ने जाति व्यवस्था के बारे में लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया। तो बहुत सारे अपर कास्ट के लोग हैं, उनके बच्चे जब विदेश जाते हैं तो उन्हें इसको फेस करना पड़ता है। तो जेन एक्स जिससे विद्रोह करके जेन जी जंतर मंतर पर गई, तो जेन जी के जो एम्बिशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, वह जेन एक्स के एम्बिशंस और एस्पिरेशंस के साथ कन्फ्लिक्ट में हैं। उन्हें जो जेन जी वाले हैं, इन्हें एक आधुनिक भारत चाहिए, इन्हें अच्छी हाउसिंग लोकेलिटीज में 2-3 बेडरूम के घर चाहिए,
इन्हें हर कमरे में एयर कंडीशनर चाहिए, अच्छी ब्रांड की कार चाहिए, अच्छा मोबाइल फ़ोन चाहिए, और बीच बीच में यूरोप, अमेरिका, विदेश आने जाने की सुविधा चाहिए, उतनी इनकम होनी चाहिए। इन्हें अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने की भी एक तमन्ना रहती है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। और इनके मन में जाति के प्रति वह आकर्षण नहीं है। जेन जी का जिन चीज़ों के प्रति आकर्षण है वो मार्केट इकोनॉमी चाहते हैं, वह एस्पिरेशन कास्ट ऑर्डर के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके खिलाफ जाता है। और इसीलिए जहाँ सवर्ण समाज के ही जेन जी में, उनके बच्चों में कल से एक उत्सव की तरह का माहौल है, उनके पेरेंट्स मुंह लटका कर बैठ गए हैं और उन्हें लग रहा है कि उनकी दुनिया शायद उजड़ जाएगी। और जो बीजेपी के भक्ति में बिल्कुल मस्त रहते थे, अब वह यह कह रहे हैं, बताइए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल जंतर मंतर पर यंग लड़के लड़कियां कर रहे थे। जो भारत के ग्रामीण समाज से आते हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि किस तरह से ग्रामीण भारत में कभी, अब तो बहुत कम हो गया है, बाप बेटा कैसे बातें करते थे, किस तरह के स्लैंग्स, गालियों का इस्तेमाल करते थे। एक भोजपुरी में बहुत ही मशहूर कॉमेडी आ रही है, क्या है मीरा जी नाम उस कॉमेडी का? मलंग की कॉमेडी है, ईस्टर्न यूपी के फ्रेमवर्क में बनी है, जहाँ बाप बेटा एक दूसरे को गाली ही देके बात करते हैं। और पूरी दुनिया में स्लैंग यूथ का एक विपन होता है। यूथ इस तरह की लोगों को लगेगा लूज टॉक करते ही रहते हैं। और बीजेपी के लोगों को यह सपने में भी नहीं यह ख्याल आया होगा कभी कि उन्हीं के समाज के यंग लड़के लड़कियां पब्लिकली इस तरह की गालियों का उपयोग करेंगे जो सोनू मलंग भी अपनी कॉमेडी में करने से कतराते हैं। तो यह एक कॉन्फ्लिक्ट दो जनरेशन में है। एक जनरेशन जाति प्रथा की तरफ वापस जाना चाहती है, यानी जनरेशन एक्स, और दूसरी जनरेशन, उन्हीं के बच्चे जनरेशन जी की ऊंची उड़ान है। वह जाति व्यवस्था को अपने कंधों पर नहीं ढोना चाहते हैं। इसीलिए जो जंतर मंतर पर बहुत सारे स्लोगन्स लग रहे थे, उसमें एक स्लोगन यह भी था, जातिवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी। और कल हम उनके उत्सव में शामिल होने के लिए, हम तो जा रहे थे उनमें शामिल होने के लिए कि आंदोलन चल रहा है 6वीं बार, और हमने गाड़ी भी बुक कर ली थी। तो हमारे मित्र इनके चंदन साहब का फ़ोन आया कि अरे प्रधान क्या नाम, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। मैंने कहा अरे तब तो और चलना ज़रूरी है। हम और हमारी वाइफ वहाँ पर गए, कुछ दोस्त भी आ गए हमारे रिक्वेस्ट पर। तो मैं वॉच कर रहा था, मैं एक कॉफ़ी हाउस में इंटर किया, थोड़ा आराम किया, एक कॉफ़ी पिया, और बाहर आकर देख रहा था लोग क्या बातें करते जा रहे हैं। मुझे एक भी एग्जाम्पल नहीं मिला ऐसा जो कोई आलोचना कर रहा हो, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जिसको जातिवाद से आज़ादी या मनुवाद से आज़ादी इससे कोई विरोध दिखाई दे रहा हो। तो यह एक बहुत महान डेवलपमेंट है। और बीजेपी ने जो अपने प्रधानमंत्री की इमेज को बनाने में खरबों रुपए खर्च किए थे, ये 20 दिन में वो ध्वस्त हो गए। और
बीजेपी नेताओं के ही नेक्स्ट जनरेशन एक्स, उनके बच्चे, उनके टीन एज बच्चे जिन्होंने 18 साल की उम्र प्राप्त नहीं की है, वह अपने घर से विद्रोह कर जंतर मंतर पर चले गए और दलित लोगों को हमेशा, या किसी भी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी को हमेशा, जब इस तरह के आंदोलन हो जहां रिपब्लिक, जहां संविधान की रक्षा की बात हो रही हो, जहां इंस्टीट्यूशंस जैसे जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन है और राष्ट्रपति का ऑफिस है, लीडर ऑफ अपोजिशन की जो हैसियत है, जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है, इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज करता नजर आ रहा हो तो उसके विरुद्ध चल रहे आंदोलन में कूद जाना चाहिए, चाहे वो आंदोलन अपर कास्ट के लोग ही क्यों न कर रहे हों। आखिर में यह जनरेशन जी का संघर्ष जनरेशन एक्स से है, जिनका जो है आकर्षण जो है जाति व्यवस्था के प्रति है, और जेन जी जिनका आकर्षण आधुनिक भारत, गुड थिंग्स इन लाइफ, जो लेटेस्ट मोबाइल गैजेट्स की तमन्ना रखते हैं और खरीदते हैं, विदेश आना जाना, ये सब एक अलग ही दुनिया इनकी है। मार्केट इकोनॉमी में यह अपनी जगह बनाना चाहते हैं। इनके पेरेंट्स अतीत में जाना चाहते हैं। दोनों में कन्फ्लिक्ट जबरदस्त हुआ और फाइनली जेन जी विजेता हुआ। अब यह लड़ाई और आगे जा सकती है। जिन लोगों को लगता है कि इस तरह के नए विचारों पर चर्चा होनी चाहिए और चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल जो यूट्यूब है यह काम करता रहे, तो कृपया हमें सपोर्ट करिए। ज्वाइनिंग बटन पर जाकर जाइए, ज्वाइन करिए, कंट्रीब्यूट करिए। उसमें रेगुलर मासिक ही नहीं वार्षिक सदस्यता लीजिए और इसको फॉरवर्ड करिए अपने शुभचित मित्रों में, अपने दोस्तों में। और इसी के साथ हम यह डिस्कशन यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय जेन जी।